नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकल्प तळेगावकर फ्रॉम रिकॉप इंश्योरेंस पार्टनर मुंबई। दोस्तों, मैं 19 ईयर्स से जनरल इंश्योरेंस इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, बहुत सारे केसेस स्टडी किए हैं और जो मैंने मेरा तजुर्बा है 19 ईयर्स का, उसके बेस पे मैं आपको कुछ इंश्योरेंस के बारे में, मेनली जनरल इंश्योरेंस के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आज के तारीख में इंडिया में सब लोगों को पता है कि एक प्रोडक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है जो हर व्यक्ति के पास, हर फैमिली के पास होना चाहिए। उसको कहते हैं मेडिक्लेम इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस। अभी हमने ये तो समझ लिया कि मेडिक्लेम इंश्योरेंस क्यों होना चाहिए, क्योंकि जो हमने रिसेंटली जो एक बहुत बड़ा पैंडेमिक देखा था, उसमें बहुत सारे लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ क्योंकि उनके पास ज़रूरत वाली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं थी। तो जब उनके हॉस्पिटलाइजेशन हुए और जब हॉस्पिटलाइजेशन के बड़े बड़े बिल्स आए, तो बहुत लोगों को ये समझ में तो आ गया कि मेडिक्लेम लेना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि मेडिक्लेम कौन सा लेना चाहिए, क्योंकि आज भारत में तकरीबन 40 से 50 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है। 6 से 7 ऐसी कंपनीज है जो सिर्फ स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस का काम करती है। सो दोस्तों, सवाल ये होता है कि हर कंपनी के पास तकरीबन 10 से 15 प्रकार की अलग अलग मेडिक्लेम पॉलिसी होती है। उनमें से आपके लिए कौन सी सुटेबल है और क्यों सुटेबल है, ये मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आज का अपना विषय है कंप्रिहेंसिव मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्लान। अभी कंप्रिहेंसिव क्यों बोलते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो के द्वारा समझाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूं, अभी आज के तारीख में हम लोग जो फ़ोन्स यूज़ करते हैं, वो या तो आईफ़ोन्स होते हैं या स्मार्टफ़ोन्स होते हैं या एंड्रॉयड फ़ोन्स होते हैं। आज के तारीख में कोई नोकिया फ़ोन यूज़ नहीं करता। तो दोस्तों, ये बात समझिए कि हर चीज़ अपग्रेड होती है, वैसे ही अपना इंश्योरेंस भी अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, मैं आपको आज बता रहा हूँ कि कॉम्प्रिहेंसिव मेडिक्लेम इंश्योरेंस एग्ज़ैक्टली क्या होता है। अभी मानिए बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो इंश्योरेंस के लिए जब भी क्लेम आता है तब ये चीज़ें ओपन अप होती है। एज अ लेमैन हम लोग को ये बात समझ में नहीं आती कि किस टाइप का मेडिक्लेम इंश्योरेंस होना चाहिए जब आपको जब हॉस्पिटलाइजेशन होगा तब कोई नेगेटिव सरप्राइजेस ना मिले। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने पॉलिसी में कोई को पेमेंट नहीं होना चाहिए। अभी दोस्तों, को पेमेंट क्या होता है? मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ। काफ़ी लोगों के पास पहले से कुछ पॉलिसीज़ होती है, काफ़ी लोगों को नई पॉलिसी खरीदनी होती है। तो को पेमेंट ये जो मुद्दा है, इसका मतलब ये होता है, इट्स अ नेगेटिव रिमार्क ऑन द पॉलिसी। लाइक समझो कोई रूम रेंट रिलेटेड को पेमेंट हो। अभी जनरली हम जब इमरजेंसी में हॉस्पिटलाइज होते हैं, कोई व्यक्ति हॉस्पिटलाइज होता है ड्यू टू एक्सीडेंट या इलनेस, तो हॉस्पिटल्स में अलग अलग तरीके के रूम रेंट्स होते हैं, रूम्स होते हैं। जैसे जनरल वार्ड होता है, ट्विन शेयरिंग होता है, सिंगल प्राइवेट एसी होता है या सूट्स या डिलक्स रूम्स होते हैं। तो अपने पॉलिसी में सिंगल प्राइवेट एसी तक का खर्चा मिलना बहुत ज़रूरी है और कोई झिझक नहीं होनी चाहिए जब कोई हॉस्पिटलाइज होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। अदरवाइज जो रूम रेंट होता है, जैसे कि 1% ऑफ सम अश्योर्ड, 2% ऑफ सम अश्योर्ड या डेली का 5000 ही देंगे, अगर ये क्लॉजेस आपके पॉलिसी में है तो आपको ये कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है, उसको अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज जो क्लेम अमाउंट आता है बाद में जब सब कैलकुलेशंस होते हैं, तो काफ़ी सारा एक प्रोपोर्शनेट डिडक्शन उसमें हो जाता है। तो दोस्तों, ये बात आपको समझ में होगी कि को पेमेंट रूम रेंट का या डिसीज वाइज सब लिमिट होती है, एज वाइज सब लिमिट होती है, ये क्या होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है दोस्तों, अभी ओपीडीज। ओपीडीज का खर्चा इन जनरल मेडिक्लेम पॉलिसीज में नहीं मिलता। ठीक है, तो आपको जब भी ओपीडीज का खर्चा आता है और उस ओपीडीज के बेसिस पे कोई डॉक्टर कहता है कि अभी आपको हॉस्पिटलाइज होना ज़रूरी है, तो वहाँ पे प्री हॉस्पिटलाइजेशन का जो खर्चा होता है, दैट मीन्स 60 डेज प्री। और जब हॉस्पिटलाइजेशन होता है, वो या तो कैशलेस होगा या तो नॉन नेटवर्क में होगा, तो वो रीइंबर्समेंट के लिए जाएगा। तो इसमें पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का भी खर्चा आगे आएगा। तो आपकी जो पॉलिसी है, ये 60 डेज प्री और 180 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा उठाने वाली चाहिए,
जिसको हम एक कंप्रेहेंसिव प्लान में गिनती करते हैं। सम अश्योर्ड जो है आपका, ये मुद्दा बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों की जो पॉलिसीज़ होती है, वो काफ़ी छोटी होती है, काफ़ी पुरानी होती है। 3 लाख, 5 लाख की सम अश्योर्ड की पॉलिसीज़ होती है। तो हमें ये समझना ज़रूरी है, आज भारत में जो मेडिकल इन्फ्लेशन है, उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो 12 से 14% से हर साल मेडिकल के एक्सपेंसेस बढ़ते हैं। अगर एक्सपेंसेस इतने बढ़ते हैं, तो आपकी पॉलिसी आगे जाके आपको नुकसान ना पहुंचाए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है। तो जो आपकी पॉलिसीज होती है, उसमें सम अश्योर्ड मल्टीप्लिकेशन का फैसिलिटी होना चाहिए, जिसको जनरली बूस्टर्स कहते हैं या बोनस कहते हैं। जैसे कोई एक एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल कोई 10 लाख का या 15 लाख का मेडिक्लेम लेता है, तो उसकी पॉलिसी में शुरू से ही डबल या 3 टाइम्स 10 लाख का 30 लाख या 20 लाख का 60 लैक्स, ऐसे कवरेजेस पॉलिसी में होने चाहिए। उसको कंप्रेहेंसिव मेडिक्लेम का एक मुद्दा कहते हैं। या फिर आजकल ऐसी भी कुछ पॉलिसीज आई है जिसमें सम अश्योर्ड का कोई लिमिट ही नहीं है, जिसको अनलिमिटेड सम अश्योर्ड कहते हैं। तो दोस्तों, मैं ये बात काफी बार दोहराता हूँ कि आपकी पॉलिसी मोर देन सफिशिएंट कवर देनी होनी चाहिए। और जब भी कोई इंश्योरेंस लेता है, तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण नहीं होता कि आज के तारीख में क्या खर्चे हैं। ये महत्वपूर्ण है कि आगे के 10 साल में या 20 साल में जो इन्फ्लेशन होगा, 5 साल में जो इन्फ्लेशन होगा, वो इन्फ्लेशन काटने वाली पॉलिसी होनी चाहिए। तो सम अश्योर्ड मल्टीप्लिकेशन बहुत जरूरी होता है, और जो कि वो इनबिल्ट होता है इन कंप्रेहेंसिव पॉलिसीज में। अगला मुद्दा ये है कि डे केयर एक्सपेंसेस। अभी दोस्तों, डे केयर एक्सपेंसेस जो होते हैं, इट इज अदर देन ओपीडी। डे केयर क्या होता है कि कोई व्यक्ति 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए हॉस्पिटल में होता है, और उसकी कोई एक सर्जरी होती है या कोई ट्रीटमेंट होता है जिसमें इट इज फॉलोड बाय लोकल एनेस्थेशिया। तो ये डे केयर ट्रीटमेंट्स होती है। तो ये पॉलिसीज में सारी की सारी डे केयर ट्रीटमेंट कवर होनी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो कोई पॉलिसी में 120 या 350 ऐसे नंबर्स दिए होते कि इतनी ही डे केयर कवर करेंगे, तो वहां पे भी नुकसान हो सकता है अगर आपके पास अच्छी कंप्रेहेंसिव मेडिक्लेम नहीं है। उसके बाद दोस्तों, आजकल क्या होता है कि रोबोटिक सर्जरीज भी होती है, जिसको मॉडर्न ट्रीटमेंट्स वगैरह कहा जाता है। तो आपके पॉलिसी में रोबोटिक सर्जरीज पे कोई कैपिंग या कोपेमेंट या कोई डिसीज वाइज सब लिमिट नहीं होना चाहिए। अगर आगे जाके भविष्य में कोई सर्जरी ऐसी करनी पड़े जो मेडिकली नेसेसरी है कि रोबोटिक सर्जरी करना है, और उसका खर्चा अगर है 10 लाख, इवन आफ्टर आपका पॉलिसी है 15-20 लाख का, और उसमें अगर लिखा हुआ है कि रोबोटिक सर्जरी करते हैं तो हम 10 लाख नहीं, सिर्फ 1 लाख या 2 लाख का ही खर्चा देंगे, तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। सो आपको ये बात समझना ज़रूरी है कि मेरे पॉलिसी में मॉडर्न ट्रीटमेंट सारी की सारी कवर्ड है कि नहीं। उसके बाद दोस्तों, को पेमेंट, सब लिमिट, और एज वाइज भी कुछ पॉलिसीज में कोपेमेंट होते हैं कि कोई एंट्री करता है 60 के बाद एज, तो उसमें हम लोग बाय डिफॉल्ट 10% 20% कोपेमेंट रखेंगे। तो वो भी देखना बहुत ज़रूरी है, और इसमें एक इंश्योरेंस एडवाइजर का भी रोल बहुत ज़रूरी होता है। आगे है दोस्तों कंज्यूमेबल आइटम्स। अभी हॉस्पिटल्स जो होते हैं, उनके जो अगर बिल्स कोई देखेंगे, तो उसमें काफ़ी सारे आइटम ऐसे होते हैं, जैसे सिरिंजेस हो, कॉटन्स हो, पीपीई किट्स यूज़ किया हो, कोई मशीन का रेंट हो, इसको वो लोग कंज्यूमेबल आइटम्स या नॉन पेएबल आइटम्स में काउंट करते हैं। तो कुछ इंश्योरेंस कंपनियां ये पैसा कवर नहीं करती, तो उसका भी खर्चा कस्टमर को वाइल टेकिंग डिस्चार्ज आ सकता है। तो ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आपके पॉलिसी में सारे के सारे कंज्यूमेबल आइटम्स कवर्ड हो। उसके बाद रोड एम्बुलेंस और एयर एम्बुलेंस। अभी घर से हॉस्पिटल तक या एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में अगर शिफ्ट करना है पेशेंट को, और पेशेंट इमूवेबल होता है, वहाँ पे रोड एम्बुलेंस लगती है। तो आपके पॉलिसी में रोड एम्बुलेंस पे कोई कैपिंग नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज एम्बुलेंस का खर्चा आया 10,000 या 20,000, और आपके पॉलिसी में अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि हम एम्बुलेंस का खर्चा 3 से 5,000 ही देंगे, तो वहाँ पे भी आपको नुकसान हो सकता है। उसके बाद दोस्तों होता है एयर एम्बुलेंस। अब ये एयर एम्बुलेंस क्या कवर करता है कि कुछ ट्रीटमेंट्स ऐसी होती है
जो हम मुंबई में है या दिल्ली में है या बैंगलोर में है, लेकिन ये ट्रीटमेंट किसी और शहर में हो सकती है, तो वहाँ पे पेशेंट को एयरलिफ्ट किया जाता है। अब ये एयरलिफ्ट का जो खर्चा होता है, ये आपके पॉलिसी में आपको मिलना चाहिए। अगर ये आपके पॉलिसी में कवर्ड नहीं है, तो दोस्तों लाख से सवा लाख रुपए का खर्चा आपके पॉकेट से जा सकता है और आपने जो पॉलिसी लिया है, वो लेके आपको भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो आपको समझना चाहिए कि रोड एम्बुलेंस और एयर एम्बुलेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन ये एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारे हाथ में नहीं है। मेडिकल इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो कंप्रिहेंसिव पॉलिसीज क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आपकी पॉलिसी आगे के भविष्य का इन्फ्लेशन कवर कर सके। जो ताकत इस पॉलिसी में है, आगे 10 साल के बाद मेडिकल इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, तो आपकी पॉलिसीज ये सब इन्फ्लेशन काट के आपको पूरा खर्चा देने वाली होनी चाहिए, नहीं तो आपकी सेविंग्स टॉस पे जा सकती है। एनुअल हेल्थ चेकअप, अभी हम लोग या मैं, मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं, उनको व्हाइल गिविंग एनी मेडिक्लेम पॉलिसी, आप आपका एनुअल हेल्थ चेकअप हर साल कीजिए। ऐसी मेडिक्लेम पॉलिसीज में सुविधा होती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो ये हर साल आपके पॉलिसी में आपको ये सुविधा मिलनी चाहिए, और जिसके लिए मैं खुद अपने कस्टमर्स को प्रवृत्त भी करता हूँ और उनको हेल्प भी करता हूँ। तो दोस्तों ऐसे 8 से 10 मुद्दे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप जो मेडिक्लेम पॉलिसी लेते हो, तो ये मुद्दे उसमें होने काफ़ी ज़रूरी है। और यही होता है कॉम्प्रिहेंसिव मेडिक्लेम इंश्योरेंस, जो आज की तारीख में आपको लेना बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ मैंने जो आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है, वो काफ़ी हद तक आपको मदद करेगी। और आपको अगर कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, या आपको कुछ माहिती चाहिए, या आपको कुछ क्वेरीज है, आप मुझे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं हूँ प्रकल्प तळेगावकर, रिकॉप इंश्योरेंस पार्टनर फ्रॉम मुंबई। थैंक यू।